नमस्कार मित्रों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मित्रों, जैसा कि आपको हमारे इस थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि हम आज आपके सामने केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत पीरियोडिक टेबल लेकर के आए हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये पीरियोडिक टेबल आज तक आपने कभी किसी भी वीडियो में नहीं पढ़ी होगी। इस तरीके की इसमें कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, आप इस वीडियो को देखिएगा। और साथ ही साथ इस तरीके से इसको डिज़ाइन एकदम बेसिक से इसको डिज़ाइन किया गया है, मतलब कि जिसने आज तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी उसे भी केमिस्ट्री समझ में आएगी। साथ ही मित्रों, आपको बता दूं, हमारे इस YouTube चैनल पर अभी सभी विषयों के डेमो वीडियो चल रहे हैं। जैसे कि मैंने ज्योग्राफी भी अपलोड की है, केमिस्ट्री भी अपलोड की है, फिजिक्स भी आने वाली है, इकोनॉमिक भी आने वाली है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप मुझे थोड़ा ये बताने में हेल्प करें कि आप कौन सा वीडियो पहले चाहते हैं। उसी वीडियो के हम विस्तृत और कॉपीज़ आपको जो है ना उपलब्ध करा देंगे, ताकि एक विषय सुचारू रूप से चलाया जाए। बाकी के विषय फिर जो है ना धीरे धीरे विधिवत तरीके से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। साथ ही मित्रों, ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ये समझ लीजिएगा, केमिस्ट्री जो एग्ज़ाम्स में 6 से 7 नंबर की आती है, उसमें से आधे नंबर की पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मित्रों, आपको बता दूं, हमारी ये पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की सीरीज़ आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल आदि एग्ज़ाम्स जिस किसी में भी केमिस्ट्री विषय आता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, समय का विलंब न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, ये रही आपके सामने पीरियोडिक टेबल। ये मित्रों वही पीरियोडिक टेबल है जो मेंडलीफ ने जो है ना सजेस्ट की थी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें किस तरीके से जो है ना तत्वों का अरेंजमेंट है। तो मित्रों, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। फिलहाल तो केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है मित्रों, आपको बता दें, वो होती है केमिस्ट्री की शुरुआत परमाणु से। मित्रों, परमाणु क्या होता है, आपको पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं, जो जगह घेरती हैं और जिनके पास वजन होता है, वो कहलाते हैं पदार्थ। और मित्रों, जो पदार्थ, किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, अर्थात किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण आपका क्या कहलाता है मित्रों? परमाणु। मित्रों, ये देखो परमाणु का फिगर है। मैं आपको एक छोटा सा एक और उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में, नमक तो देखा ही होगा सबने। मान लीजिएगा ये नमक का ढेर है। अब इस नमक के ढेर में जो भी स्मॉलेस्ट, छोटा से छोटा जो कण होता है मित्रों, उसे ही कहते हैं परमाणु। तो याद रखिएगा मित्रों, किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण होता है वो आपका क्या कहलाता है? परमाणु। मित्रों, अगला पॉइंट आता है अणु। एकदम बेसिक से केमिस्ट्री है मित्रों ये। अगला पॉइंट है अणु। मित्रों, दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अलग अलग परमाणुओं से अणु मिलकर बने होते हैं। अर्थात एक शब्द में कहें तो परमाणुओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? अणु। मित्रों, जैसे हमने यहाँ पर कोई एक ढेर बनाया था नमक का, ठीक है, तो उसमें ये देखो, ये कई सारे, इसमें बहुत सारे परमाणु हैं। इन बहुत सारे परमाणुओं का जो ढेर है वही क्या कहलाता है? अणु। मित्रों, इस चित्र में भी दिखाया गया है कि जैसे देखिएगा यहाँ परमाणु वाले चित्र में देखिए तो ये ढेर है। इस ढेर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये आपके क्या कहलाते हैं? परमाणु। तथा इन परमाणुओं का ये जो समूह दे रखा है, इन्हें हम लोग कहते हैं अणु, अर्थात मॉलिक्यूल। मित्रों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मित्रों, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में है आपका तत्व यानी एलिमेंट।
मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको बता दें जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो दिखाए जाते हैं वो सब के सब एलिमेंट ही हैं, अर्थात तत्व ही हैं। ठीक, पहले तो हम देखते हैं तत्व होते क्या हैं। समान प्रकार के जो विभिन्न परमाणु होते हैं मित्रों, समान प्रकार के जो विभिन्न परमाणु होते हैं उनका समूह, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का समूह जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता वो आपके तत्व कहलाते हैं। मित्रों जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में आपने हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन इस तरीके से सिंबल में देखे होंगे, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन। तो इनको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जाता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, तत्व अर्थात एलिमेंट। ठीक है मित्रों, इंग्लिश में कहें तो सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट एटम्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल, अर्थात जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता वो आपके तत्व हैं। और मित्रों आपको बता दें तत्व एकदम शुद्ध पदार्थ होते हैं। आवर्त सारणी में जो तत्वों की संख्या है इनकी वर्तमान में 118 बताई जाती है। ठीक है मित्रों, चलिएगा हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आवर्त सारणी में आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। मित्रों ये देखिएगा यहाँ पर जो है ना, ये जो आवर्त सारणी है इसमें ये लिखा हुआ है 118 नंबर, आप इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। तो वर्तमान में जो आवर्त सारणी है ये सभी के सभी ये तत्व हैं, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है। ठीक है मित्रों, ये सब के सब क्या हैं, तत्व हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मित्रों अगला आपका जो पॉइंट है वो आता है रासायनिक यौगिक, मित्रों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल कंपाउंड्स। तो दो या दो से जब अधिक तत्व होते हैं मित्रों, दो या दो से अधिक तत्व जब भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर बनाते हैं या बनते हैं, उन्हें हम लोग रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। मित्रों जैसे रासायनिक यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है। जैसे मित्रों यहाँ पर Na और ये Cl, Na और Cl का एक निश्चित अनुपात होगा, दोनों को Na और प्लस Cl को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया तो आपका बन गया मित्रों NaCl। इसी प्रकार NaOH, KOH, H2O है ना, H2O जो जल होता है उसे तो आपने देखा ही होगा। ठीक है कि उसमें जो है ना फिक्स रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो अनुपात होता है आपका 2:16। इसको अगर और डिवाइड करेंगे हम लोग तो 1:8 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं जल में। इन्हें ही हम लोग कहते हैं केमिकल कंपाउंड्स। मित्रों जो तत्व होते हैं उनको रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि जो यौगिक होते हैं उनको रासायनिक विधियों से विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि मित्रों हमने ऊपर वाली लाइन में बताया कि तत्वों को और विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि जो रासायनिक यौगिक होते हैं उन्हें विभाजित किया जा सकता है। मित्रों जैसे अगर हम NaCl है उसे अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहें तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाता है। इन्हें ही हम लोग कहते हैं रासायनिक यौगिक। मित्रों बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला जो पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, ये है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा। मित्रों जो हमने पहली स्लाइड में आपको जो परमाणु बताया है, उस जो परमाणु है, परमाणु के जो खोज करता है वो डाल्टन माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है ना परमाणु के खोजकर्ता कौन है, तो परमाणु को खोज करता है आपके जॉन डाल्टन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ के ये जो परमाणु होता है प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मित्रों बताया था हमने, जो परमाणु होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो मित्रों और जो परमाणु होता है वो उसमें जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। मित्रों हालांकि बाद में इनकी ये थ्योरी गलत हो गई थी, लेकिन आपको बता दें ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। तो मित्रों ये जॉन डाल्टन ने अपनी संकल्पना में बताया था, अपने सिद्धांत में बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। मित्रों देखिएगा, देखो कैसे होते हैं इसमें जो है ना, चलो पहले थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर इस चित्र के बारे में स्टडी करते हैं। जो आधुनिक जो परमाणुवाद होती है वो भले ही डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मित्रों जो है ना, जो बाद में जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बताया था कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु के भी छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के नाम से जानते हैं।
मित्रों बताया था परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, जैसे ये सूक्ष्मतम कण हो गया तो बाद में बताया गया था कि इसके भी पार्ट किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है मित्रों, तो वही बात यहाँ पर लिखी है। आधुनिक जो परमाणुवाद है वो भले ही डाल्टन के परमाणुवाद से अलग हो, लेकिन रसायन विज्ञान में उनके योगदान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि उनके सिद्धांत देने के बाद से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अन्य कणों की खोज हुई है। अगर मित्रों डाल्टन ये बताते ही ना कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, तो शायद खोज भी ना होती इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। तो कई अवधारणाओं के मतलब जॉन डाल्टन की अवधारणा के बाद कई अवधारणाओं के बारे में दुनिया को पता चला। इन सब कारणों से जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसे विज्ञान का अर्थात रसायन विज्ञान का सैद्धांतिक आधार कहते हैं। मित्रों यहाँ पर एक चित्र दिखाई गई है जिसमें Na को दिखाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें इस तरीके से तत्वों का अरेंजमेंट है। ये तत्व है Na एक प्रकार का तत्व है मित्रों, इसमें अरेंजमेंट है तत्वों का। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये ऊपर ये जो नंबर लिखे रहते हैं इनका बहुत ही महत्व है मित्रों। ये जो नंबर लिखे रहते हैं इस ऊपर इस नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये जो दशमलव गणना में जो अंक गए हुए हैं इसको बोलते हैं आपका एटॉमिक मास अर्थात परमाणु भार। मित्रों एटॉमिक मास को परमाणु भार बोलते हैं इसको, और जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। मित्रों ये जो Na लिखा हुआ है ये है इसका सिंबल यानी प्रतीक। और मित्रों अभी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आगे बात करेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ी सी मैं और जानकारी देना चाहूँगा एक ही शब्द में, कि जैसे ये कोई तत्व है Na, इसमें कभी कभार पूछ लिया जाता है कि Na में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, Na में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बताइए, Na में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो मित्रों बहुत ही आसान है, आपको बता दूं कि जो परमाणु क्रमांक होता है, चलिएगा यहाँ पर हम परमाणु क्रमांक को A से डिनोट कर देते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसी भी पदार्थ में, प्रोटॉन को P से डिनोट कर देते हैं, वो किसी भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात मित्रों यदि किसी भी जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि Na में आप प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो आपको Na का परमाणु क्रमांक याद रखना है। तो Na के जितने भी परमाणु क्रमांक होंगे वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है। मित्रों प्रोटॉन के बारे में आपने सुना होगा कि ये धनावेशित होते हैं। तो धनावेशित को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जितने धनावेश होते हैं उतने ही ठीक उस पर ऋणावेश भी होते हैं। अर्थात अगर हमें जो है ना पूछ ले कि Na में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो वो कितने की बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अर्थात इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितनी हो जाएगी Na में 11, प्रोटॉन संख्या भी कितनी हो जाएगी Na में 11। अब मित्रों बात आती है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो मित्रों न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ही आसान है। ये जो परमाणु भार होता है उसमें से अगर आप परमाणु क्रमांक को घटा दें तो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। अर्थात मित्रों यहाँ पर अगर हम परमाणु भार को मान लीजिए हमने Z से प्रदर्शित कर दिया, हम यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु भार बराबर Z। परमाणु भार ये जो है ये हमने Z से डिनोट कर दिया, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, दूसरा कलर लेते हैं। चलिए मित्रों भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, आपको फिर बताते हैं, यहीं पर कहीं शॉर्ट में दूर लिखते हैं। तो जैसे कि मान लो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो n बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, जो परमाणु भार होता है Z में से A को घटा दो, अर्थात परमाणु क्रमांक को घटा दीजिएगा आप। यानी कि अगर हम इसको राउंडिंग फिगर करेंगे 22.9 को तो 23 निकलेगा। अर्थात 23 में से 11 जाएगा तो इसमें जो है ना न्यूट्रॉनों की संख्या 12 निकल करके आ जाएगी मित्रों। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो मित्रों बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। मित्रों ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कईयों बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इनको जो है ना आप सावधानी पूर्वक पढ़ें, बहुत ही अच्छी जानकारी है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। मित्रों अगला आपका मॉडल है बोर का परमाणु मॉडल। मित्रों एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर, उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है, जिसको बोर्स एटॉमिक मॉडल कहा गया था। उन्होंने इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था। हालांकि मित्रों नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने कर दी थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ सुधार किए थे इन्होंने, उसे जो है ना बोर का परमाणु मॉडल कहा गया है। मित्रों इन्होंने खासकर इलेक्ट्रॉनों को लेकर के एक कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट आपके सामने है। अगर इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के पास वाली कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है,
फिर से पढ़ते हैं मित्रों, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा निम्न होगी। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा मान अधिक होगी। अर्थात जो है ना, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि जॉन डाल्टन के सिद्धांत के बाद बताया गया था कि जो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन्स लगातार इसके बाहरी कक्षाओं में यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। जैसा कि मित्रों आपको पिछली स्लाइड थोड़ा ले चलते हैं, उसमें दिखाते हैं। ये देखिएगा मित्रों, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके चक्कर लगा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स ये चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और ये जो है ना पदार्थ इस कारण से बैलेंस रहते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अगर नाभिक जो जैसे ये नाभिक है, नाभिक के अगर पास वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा कम होगी, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से जिस तरीके से जितनी कक्षाओं से दूर होता चला जाएगा उतनी ही उसकी जो शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक उदाहरण बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम लोग जो है ना अगर अपने घर में हैं, पास में हैं, तो हमें जो है ना कम एफर्ट लगेगा, और हम अगर अपने घर से मान लो दूर कहीं फंसे हुए हैं तो हम कितनी ज़ोर से एफर्ट लगाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं कि हम जितने जल्दी से जल्दी हो सके अपने घर पहुंच जाएं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स में होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी अपने घर आना चाहते हैं। तो ये मान लीजिएगा, तो यही जो है ना इस लाइन में कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा निम्न होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन्स दूर वाली कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। मित्रों, जो नील्स बोर थे उन्होंने ये जो कक्षाएं थी इनको KL और KLMN का नाम दिया था। मित्रों, जो पहली कक्षा है उन्होंने इसको K का नाम दिया, इसको L का नाम दिया, इसको M का नाम दिया, इसको N का नाम दिया, और इन कक्षाओं के लिए इन्होंने एक रूल दिया जिसको ऑर्बिटल रूल या 2n² रूल कहा जाता था। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से क्वेश्चंस कईयों बार जो है ना एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मित्रों, इस 2n² रूल में ये जो n का नंबर होता है, k के लिए n का मान 1 होता है, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। मित्रों, इस 2n² के अकॉर्डिंग अगर हम k सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम पता करते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर अर्थात 2, अर्थात जो k सेल होती है यानी k कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण 2 होता है, अर्थात k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। मित्रों, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। आगे कि जैसे मान लो Na है, अभी हमने पिछले वहाँ पर एक स्लाइड में Na लिया था, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम कराते हैं तो निकलेगा 281। इसमें जो है ना पूछ लिया जाता है कि Na की k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2। हालांकि k में अधिकतम ही 2 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार L कक्षा में अगर हम 2n² में n बराबर 2 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 8। अगर हम इसी प्रकार m कक्षा में अगर हम n बराबर 3 रखेंगे तो 2n² में 2 × आपका 3 का स्क्वायर अर्थात 18 नंबर निकलेगा, अर्थात m कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 18, n कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 32। इसी रूल से 2n² रूल से अगर हम n बराबर 4 रख दें, स्मॉल n बराबर 4 रख दें तो ये आपका निकल के आएगा 32। ये क्रम कईयों बार पूछा गया है कि जो बोर का जो परमाणु मॉडल का जो क्रम क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो वो होता है आपका 2, 8, 18, 32। बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों, इस तरीके से पूछा जाता है कि बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग n कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी मित्रों, तो आपका आंसर हो जाएगा 32 यानी 32। मित्रों, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी अगर जो बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग पूछता है तो क्रम हमेशा यही फिक्स रहेगा कि k कक्षा में 2, L में 8, M कक्षा में 18 और N कक्षा में 32। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर तत्व में पूछ देता है तो इनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। वो मित्रों आपको कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब सिखाएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों अगली स्लाइड की ओर। मित्रों, ये आपका जो है ना
नील्स बोर के जो एटॉमिक मॉडल है, इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में कुछ चीज़ों के बारे में और बताया था। वो चीज़ें क्या हैं आपको बताते हैं। वो चीज़ें उन्होंने बताई थी कि जो है ना, इन्होंने अपने पूरे एटॉमिक मतलब अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि जो तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो 3 चीज़ों में उन्होंने विभक्त किया था। एक विभक्त किया था धातु अर्थात मेटल, जो कि आपकी ये रही। दूसरा इन्होंने विभाजित किया था नॉन मेटल अर्थात अधातु। और तीसरा इन्होंने विभाजित किया था नोबल गैसेज अर्थात अक्रिय गैसें। मित्रों, इन्होंने बताया था कि जिन कक्षाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनकी अंतिम कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सभी के सभी अक्रिय गैसें कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? अक्रिय गैसें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों, इनकी अंतिम कक्षा, अक्रिय गैसों की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। इसमें एक अपवाद है मित्रों, हीलियम। ये भी कई बार पूछा गया है कि हीलियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उसके बावजूद इसे अक्रिय गैस माना गया है। तो मित्रों, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्रिय गैस जो आपकी बल्ब में भी भरी जाती है, जो आर्गन गैस होती है, वो आपकी जो है ना अक्रिय गैस ही होती है जो बल्ब में भरी जाती है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। मित्रों, इन्होंने साथ ही बताया था कि जो मेटल्स होती हैं अर्थात धातुएं होती हैं, उनकी अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मित्रों, धातुओं के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3। और जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाती हैं। जैसे आपने देखा होगा Na का अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1, और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? धनायन। अर्थात धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं और इनके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, उन्होंने अधातुओं के बारे में भी एक पॉइंट दिया। वो पॉइंट था कि जो अधातुएं होती हैं उनके अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जैसे कि मान लो एक Cl हम उदाहरण में लेते हैं, Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसका 2, 8, 7 दिया भी है यहाँ पर, क्लोरीन 2, 8, 7। तो इसकी अंतिम कक्षा में मित्रों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स त्याग करके जितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागते हैं उसे 8 से घटाते हैं। अगर हम 7 को 8 से घटाएंगे तो आएगा 1 अर्थात -1। अर्थात जो अधातुएं होती हैं वो ऋणायन बनाती हैं। मित्रों, याद रखना है, धातुएं आपकी धनायन बनाती हैं, अधातुएं आपकी ऋणायन बनाती हैं। अगर कोई भी धातु जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो आपका 1 धनायन बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो 2 धनायन बनाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो 3 धनायन बनाएगी। इसी प्रकार अगर अधातुओं में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो 3 ऋणायन बनाएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो 2 ऋणायन बनाएंगी, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो 1 ऋणायन बनाएगी। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड है आपकी आवर्त सारणी की अवधारणा। मित्रों, आवर्त सारणी की जो अवधारणा है वो काफ़ी पहले से है, लेकिन जो आवर्त सारणी का जो जनक है वो आपका दिमित्री मेंडलीफ को माना जाता है। मित्रों, किसको माना जाता है मित्रों आवर्त सारणी का जनक? दिमित्री मेंडलीफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिन्होंने 1869 ईस्वी को आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा था। मित्रों, याद रखिएगा, उस समय तक परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी। जो हमने आपको वहाँ पिछली स्लाइड में बताए थे कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होते हैं। तो आपको बता दें, जो मेंडलीफ थे उन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु भार के आधार पर रखा था। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने तत्वों को किस क्रम के आधार या किसके आधार पर रखा। तो मित्रों, मेंडलीफ का जो आधार क्रम था वो था आपका परमाणु भार। मेंडलीफ से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिनमें से जो प्रमुख हैं आपके डोबेराइनर। मित्रों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार अभी रिसेंटली ये क्वेश्चंस आए हुए हैं SSC, CGL, रेलवेज, उनमें ये यहाँ से डोबेराइनर के जो त्रिक नियम है, ट्रायड्स लॉ, उसमें से क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो मित्रों, बताते हैं कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम क्या था। मित्रों, जैसे इसमें लिखा है त्रिक अर्थात 3। इन्होंने क्या किया था मित्रों, इस तरीके से जैसे इसमें बॉक्स में यहाँ पर दिखाया गया है कि इस तरीके से इन्होंने 3-3 तत्वों के जोड़े बनाए थे
और इन्होंने 3-3 तत्वों के 3 जोड़े बनाए थे। मित्रों ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि डोबेराइनर के त्रिक नियम में कितने तत्वों के जोड़े थे, तो 3-3 तत्वों के जोड़े थे मित्रों, और इन्होंने 3-3 तत्वों के 3 ही जोड़े बनाए थे। बाकी आगे ये जोड़े नहीं बना पाए, इस कारण से इनका सिद्धांत नहीं चल पाया। ठीक है, फिलहाल इनके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं ये है क्या त्रिक नियम। तो मित्रों जो डोबेराइनर थे वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1817 में 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की जिनके गुण समान थे। देखो मित्रों कैसे समान थे आपको बताते हैं। इनमें से जो बीच वाले तत्व हैं, सोडियम का जो परमाणु भार है, ये बीच में ये सोडियम दिखाया गया है Na, इसका जो परमाणु भार है वो अन्य 2 तत्वों जो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत है। मित्रों आइए इसको एक छोटी सी ट्रिक में हम लोग समझते हैं। मित्रों होता क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिथियम का परमाणु भार 6.9 अर्थात हम 7 ले लें, इसको 7 हम लिख सकते हैं राउंडिंग फिगर में। ये आपका 23 हो गया ये आपका, और आपका पोटेशियम का परमाणु भार 39 अर्थात 39 हो गया। मित्रों यहाँ पर क्या है, इन दोनों का औसत इन्होंने लिया है 6.9 और 13 मतलब 39 को इन्होंने जोड़ा तो ये 22.9.5 अर्थात अप्रॉक्स में 23 जो कि Na का परमाणु भार होता है। तो मित्रों इन्होंने क्या बताया था कि अगर हम 2 अगल और बगल वाले तत्वों को अगर हम जोड़ दें और 2 का भाग दे दें तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार निकल आता है। यही है डोबेराइनर का त्रिक नियम। आइए उसको हम एक छोटे से रूप में समझते हैं। मित्रों अब क्या करना है, मान लो जैसे हमने ये पहले वाला तत्व A हो गया, दूसरा वाला तत्व आपका B हो गया और तीसरा वाला तत्व आपका C हो गया। तो मित्रों इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। इसमें करना क्या है, हमें अगल धन बगल, अगल धन बगल अर्थात A + C बराबर बीच का डबल अर्थात तो 2 × B हो जाएगा। मित्रों तो उम्मीद करता हूँ मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगल धन बगल बराबर बीच का डबल। मित्रों यहाँ इसको कभी आप खाली जगह पर कॉपी में लिख करके देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगल धन बगल बराबर बीच का डबल अर्थात अगर हम पहले और अंतिम को जोड़ते हैं और बीच वाले में 2 का गुणा करा देते हैं तो जो है ना दोनों के परमाणु भार आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और वो डोबेराइनर के त्रिक नियम को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। मित्रों इस तरीके से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। जैसा कि एक पिछला एक क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि क्वेश्चन आया था कि इस क्रम को आपको पूरा करना था, इस क्रम को। तो मित्रों यहाँ पर डोबेराइनर त्रिक के अकॉर्डिंग क्या भरा जाएगा, K को भरा जाएगा। ये आपका डोबेराइनर के त्रिक को फॉलो करता है। इस तरीके से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली आपकी स्लाइड में है, अगले वैज्ञानिक हैं न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम दिया था एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। जो आपके वैज्ञानिक थे जॉन न्यूलैंड एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उस समय ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान अर्थात परमाणु भार के आरोही क्रम में इन्होंने वर्गीकृत किया अर्थात बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने उनको वर्गीकृत किया और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म होता है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इस वर्गीकरण की तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की तथा इसको अष्टक सिद्धांत अर्थात लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया। मित्रों इन्होंने क्या किया, जिस तरीके से जो संगीत के जो सुर होते हैं उस क्रम में इन्होंने तत्वों को विभाजित किया। जो संगीत के सुर यहाँ पर दिखाए गए हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, और पाया कि जिस तरीके से जो पहला स्वर और जो अंतिम स्वर है उसके बोलने में समानता होती है, इसी प्रकार उन्होंने बताया कि जो अगर हम तत्वों को इसी क्रम में विभाजित करें तो पहला तत्व और जो 8वां तत्व होता है दोनों में ही कुछ ना कुछ समानता होती है। इस तरीके से इन्होंने जो है ना तत्वों को विभाजित किया। देखिएगा यहाँ पर तत्वों को दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर आपका बेरियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये मित्रों देखिएगा ये 7 तत्व होंगे और 8वां तत्व ठीक उसी के नीचे होगा अर्थात जो पहला तत्व और 8वां तत्व है इनमें क्या होती है, समानता होती है। देखो मित्रों बताते हैं कैसे। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन होता है, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 ही होता है, आपको नील्स बोर ने ये बताया था। फिर इन्होंने फ्लोरीन को अगर हम लेते हैं तो उसका परमाणु क्रमांक होता है आपका जो है ना 9, तो इसको हम विभाजित करते हैं तो हो जाएगा 2,7। तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन क्या करता है,
हाइड्रोजन जो है ना, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये क्या करेगा, धनायन बनाएगा। अब जब धनायन बनाएगा लेकिन इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके यहाँ पर कोई कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की जगह क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ऋणायन बनाता है। इसी प्रकार फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये भी ऋणायन बनाता है। अर्थात हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक एक ऋणायन बनाते हैं। देखो मित्रों, इनमें कुछ ना कुछ समानता है। इसी कारण से इनको जो है ना, यही आधार न्यूलैंड ने लिया था कि जो प्रत्येक पहला तत्व और जो 8वां तत्व होता है उनमें आपकी कुछ ना कुछ समानता होती है। लेकिन मित्रों, ये केवल अपने समय में केवल 56 तत्वों के साथ ही ऐसा कर पाए थे। जो 56 तत्व के बाद जो अगले जो तत्व खोजे गए वो न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है उसको फॉलो करते हुए नज़र नहीं आए। इसी कारण से जो है ना, इनका नियम भी आपका सक्सेस नहीं हुआ। जिस तरीके से डोबेराइनर ने 3 तत्वों की 3 ट्रिक बनाई थी, उसके बाद ये जो है ना, डोबेराइनर आपके फेल हो गए। इसी तरीके से जो आपके जो न्यूलैंड थे वो भी तत्वों को 56 तत्वों के बाद अगले तत्वों को जो है ना, नहीं इस पर अपना रूल फॉलो कर पाए। इस कारण से ये सक्सेस नहीं हुए। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। मित्रों, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगली जो स्लाइड है। धन्यवाद मित्रों। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये क्लास, हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि हम आपको कौन सी क्लास ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कराएं, ताकि हम उसको जो है ना, क्रमबद्ध तरीके से तैयार करके और उसको अपने कोर्स को ख़त्म कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।